अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे अपनी डिस्कशन कंप्लीट की और मैं जैसे आपसे अभी मार्किंग की डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर रहा था, कुछ 3 क्वेश्चन हम किए थे, तो हम कहाँ पे पहुँच गए थे 43 पे हमारा टोटल पहुँच रहा था। अब हम जब क्वेश्चन 4 भी कर चुके हैं, तो मेरे हिसाब से जितना इसमें एनपीवी कैलकुलेशन थी, अगर मैं अपनी असेसमेंट वही एग्ज़ाम है जैसे मैं कहता हूँ मैं जारी रखता हूँ अपनी असेसमेंट, तो मुझे लगता है कि 16 में से लगभग 4 प्रोजेक्ट की एनपीवी एनालिसिस किया है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन है, तो ना करते भी 12 नंबर 16 में से तो कैलकुलेशन के होंगे। तो 12 कैलकुलेशन 4 एक्सप्लेनेशन के हैं, तो 12 में से 12 ही पूरे बनते हैं और एक्सप्लेनेशन के 4 में से 1-2 भी आ जाएँ, बुरी भी लिखी हो मैंने, तो 14 नंबर, 12 नंबर खींचतान के थ्योरी के ज़ीरो कर दो, न्यूमेरिकल की गलतियाँ भी डाल दो, 10 नंबर तो कहीं नहीं गए। 10 नंबर मैं कहता हूँ जनाब मेरे न्यूमेरिकल में आ जाए गलतियों के साथ, और 8 नंबर की थ्योरी है, 8 नंबर की थ्योरी में मैं कहता हूँ जनाब 2 नंबर 3 नंबर आ जाएँ, तो ये 10 जमा 3 13 नंबर हमारे यहाँ पे बन जाते हैं। तो जब इस 13 नंबर क्वेश्चन नंबर 4 में हमने डाले, तो हमारे जनाब नंबर जो अब तक बन चुके हैं वो 56 हो चुके हैं, और अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में हाथ डालना है। हमने खींचतान के नंबर लगाए हैं और हम सेफली पास हो चुके हैं। और मुझे लगता है कि जब हम जिस तरह करते आ रहे हो एग्ज़ाम में, शायद हम यहाँ तक पहुँचे होंगे टाइम ज़ाया किए बगैर, तो हमारा शायद अभी आधा घंटा ज़रूर बचा होगा, और आधे घंटे में हम आखिरी जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 जो हम देखने जा रहे हैं, हम उसमें ज़रूर 19 नंबर का सवाल है, 19 में से 7-8 नंबर तो ना करते भी खींचेंगे। तो 19 नंबर में से बहुत बुरा भी करेंगे, 7-8 नंबर खींचेंगे, और 7 नंबर खींचेंगे तो यहाँ पे ये 60 प्लस बनता है, और कोई तुक नहीं बनती कि आप फेल हो। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एग्ज़ाम में किस तरह स्ट्रेटेजाइज करते हो क्वेश्चन की सिलेक्शन को, वर्किंग को और अपने टाइम को। ये बहुत अहम चीज़ होती है। हमारे कितने ही बच्चे फेल हो जाते हैं एग्ज़ाम में, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन की वजह से, मिस मैनेजमेंट ऑफ टाइम की वजह से, एक्स्ट्रा थ्योरी के पार्ट्स में लिखने की वजह से। मतलब तैयारी सब कुछ ठीक है, पीछे गलती मैं ये नहीं करके पीछे से घर से ख़राब निकलते हैं, घर से तैयार होकर 6 बजे आते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में आके ब्लंडर मार जाते हैं। तो हमें उससे बचना है बेटा। तो उससे जो बच्चा बच गया, अच्छी तरह नींद लेके जाएगा, फ्रेश माइंड से जाएगा, नाश्ता करके जाएगा, टाइम से 15-20 मिनट पहले एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच कर सेटल होगा, तो उसके जहन से काफ़ी प्रेशर कम हो चुके होते हैं। उसकी परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन हॉल में नेचुरली बेहतर होती है, ब्लंडर उससे कम होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपने मैनेज करना सीखना है। अब हम जनाब क्वेश्चन नंबर 5 मतलब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं। सॉरी, अब क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिख दिया। ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जो अब हम देखने जा रहे हैं। इसको हम पहले पढ़ते हैं, फिर देखते हैं हम इसमें कितना स्कोर ले पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लीजिए जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है इनोवेटर्स लिमिटेड का। इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हम सबसे पहले देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 की रिक्वायरमेंट हमारी आ रही है जी, ये इसको हम पहले भी डिस्कशन में कहीं देख चुके हैं, तो इसलिए ज़रा अंडरलाइन हुई नज़र आ रही चीज़ें, लेकिन कोई इशू नहीं। अप्लाई अप्रोप्रिएट वैल्यूएशन टेक्निक्स टू रिकमेंड अ प्राइस फॉर द सेल ऑफ न्यू को। अप्रोप्रिएट वैल्यूएशन टेक्निक्स की मदद से सेल ऑफ न्यू को के लिए प्राइस रिकमेंड करें। यू शुड इंक्लूड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ योर अप्रोच एज पार्ट ऑफ योर आंसर। सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करनी, आप रिकमेंड नहीं करनी, आपने अप्रोच की सिलेक्शन की वजह भी बतानी है। और पार्ट बी है एडवाइज एनी on any two risks that will arise with each of the prospective buyers and recommend an action that innovators might take to mitigate those risks. सो बायर्स कितने हैं वो कहानी पढ़ते हैं, फिर इस पर बात करते हैं जी। पहला पार्ट तो डेफिनेटली हमारा वैल्यूएशन का है, और रेंज ऑफ वैल्यूज़ हमने सेलेक्ट करनी है। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन और फिर देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। ये सवाल मैं मेरे सामने क्वेश्चन प्रिंटेड भी पड़ा हुआ है, तो एक पेज का सवाल है। एक पेज का सवाल, बिजनेस वैल्यूएशन का सवाल बहुत मुश्किल होगा नहीं इंशाअल्लाह। बिजनेस वैल्यूएशन का सवाल जब 1.5 पौने 2 पेज पर जाता है ना, तो कॉम्प्लेक्सिटी आती है। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ये सवाल इतना मुश्किल होने वाला है नहीं। लेट्स स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन। Innovators Limited is a company that provides business consultancy services to a broad range of commercial and private clients in Punjab province. The board has recently agreed that strategic focus of the company should be to serve the commercial clients, and consequently the company plans to sell the private clients part of the business. अच्छा, कंपनी एक कंसल्टिंग फर्म है जिसके दो सेगमेंट्स हैं। एक कमर्शियल क्लाइंट को एडवाइजरी देते हैं, सब कंसल्टेंसी देते हैं, एक प्राइवेट क्लाइंट को सर्विस देते हैं। तो कंपनी कमर्शियल क्लाइंट पे फोकस करना चाह रही है, तो प्राइवेट क्लाइंट की जो कंसल्टिंग सर्विस है उस पार्ट सेगमेंट ऑफ द बिजनेस को डिस्पोज ऑफ करने का प्लान कर रहे हैं। क्वेश्चन को बेटा पढ़ना
और सिनेरियो को समझना एज अ बिजनेस मैनेजर बहुत ज़रूरी है एक अच्छा सोल्यूशन डिवाइस करने के लिए। मैं रिपीटेडली बच्चों से बात करता हूँ कि भाई कभी भी क्वेश्चन को पढ़ने में डंडी ना मारो, पढ़ने में तवज्जो से पढ़ने की आदत अपनाएं, कैपेसिटी बिल्ड करें क्वेश्चन को अच्छी तरह समझने की और पढ़ने की, ठीक है। तो इनोवेटर्स क्रिएटेड अ न्यू 100% सब्सिडरी कंपनी कॉल न्यूको लिमिटेड on 1st June 2025. The assets and liabilities of private client business have been transferred to new company and the board has announced that the business is for sale. तो उन्होंने जब एक कंपनी बना के बिजनेस एसेट लाइबिलिटी ट्रांसफर करके फॉर सेल लगा दी वो कंपनी। This expectation, the expectation is that buyer of Newco will relocate the current team of 40 employees and so the assets transferred comprise office equipment and receivables. No liabilities will be transferred and the net asset value is approximately 36 million. There have been two expressions of interest in Newco. दो EOIs आए हैं आपको। First interested party is Soft Solution Limited, a competitor of Innovators. Initial talks have commenced and the Innovators has shared financial information to assist Soft Solutions with their due diligence. तो जो सेलर है उसने इनिशियल इन्फॉर्मेशन बायर से, पोटेंशियल बायर से शेयर कर ली है ताकि वो अपनी ड्यू डिलीजेंस इनिशिएट करें, उसकी वेरिफिकेशन करनी है खुद या किसी कंसल्टेंट से करवानी है, उसको एंगेज करें और चीज़ों को आगे लेके चलें। द सेकंड पोटेंशियल बायर इज एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट टीम हु आर करंटली इन डिस्कशन विद द वेंचर कैपिटल प्रोवाइडर टू एस्टैब्लिश इफ दे आर एबल टू रेज फाइनेंस फॉर अ मैनेजमेंट बाय आउट। तो दूसरी ऑप्शन मैनेजमेंट बाय आउट की है और हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में रिस्ट्रक्चरिंग में ये बात पढ़ चुके में हैं कि जब मैनेजमेंट बाय आउट होता है तो जनरली मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज़ स्टेटस के लोग होते हैं, इनके पास इतना पैसा होता नहीं है कि बिजनेस खरीद सके, बिजनेस के मालिक बन जाए। यूजुअली वो वेंचर कैपिटलिस्ट को किसी फाइनेंस के सोर्स को एंगेज करते हैं, यूजुअली वेंचर कैपिटलिस्ट होता है, उसको एंगेज करते हैं जो कि इनके साथ पार्टनर बन के बिजनेस खरीदता है और 2-4-5 साल बाद एग्जिट लेके चला जाता है। वेंचर कैपिटलिस्ट एग्जिट ले जाता है कुछ अर्से बाद, तो उनसे निगोशिएट कर रहे हैं कि अगर वो मान जाए पैसा देने पर तो वो भी अच्छी बिड कर सकें। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर योर कैलकुलेशंस। हमें जो रेंज ऑफ कैलकुलेशन कैलकुलेट करनी है उसके हिसाब से ये बात कहा जा रहा है जी। प्राइवेट क्लाइंट्स डिवीजन का रेवेन्यू, ये जो साल गुजरा 31 मई को, तब आपको पता है ना 1 जून से बिजनेस सेलेक्ट कर दिया उसने, तो ये 31 मई को साल खत्म हुआ था, उसका रेवेन्यू, उसका कॉस्ट, उसका ग्रॉस प्रॉफिट, उसका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये हमें रिसेंट जो साल खत्म हुआ उसका डाटा गिवन है। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू में वो कह रहे जी एलोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, लीज कॉस्ट एंड ओवरहेड्स ऑफ 850 भी शामिल है। प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज क्या है जी हमारे। Current management team had previously forecast that operating profit growth would be around 5% per year over the next 5 years. ये करंट मैनेजमेंट ने अपनी प्रोजेक्शन बनाई हुई है कि हमारे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये 5% सालाना से अगले 5 साल तक ग्रो करेंगे। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट ग्रोथ बियॉन्ड 5 ईयर, दो इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट्स विल आइदर बी फ्लैट और इंक्रीज बाय मैक्सिमम ऑफ 3% पर ईयर। सो 5 साल बाद या फ्लैट हो जाएगा या 3% पर एनम से चीज़ें ग्रो करेंगी। ये दो चीज़ें, दो ऑप्शन उसने हमारे सामने रखी हैं। अच्छा जी, इसके बाद मजीद इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है डिविडेंड। हिस्टोरिकली इनोवेटर्स हैव डिस्ट्रीब्यूटेड 40% ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट्स एज अ डिविडेंड। आफ्टर टैक्स प्रॉफिट का 40% एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसका मतलब आफ्टर टैक्स प्रॉफिट का 60% रिटेन होता है इफ़ अगर कहीं हमें ज़रूरत पड़े इसकी। मार्केट इन्फॉर्मेशन, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न RM, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न RF, इंडस्ट्री एवरेज इक्विटी बीटा, मतलब हमारी जो कंसल्टिंग बिजनेस है उसका एवरेज इक्विटी बीटा, और इंडस्ट्री एवरेज गेयरिंग क्या है, इंडस्ट्री एवरेज पी रेशो क्या है, और कॉर्पोरेशन टैक्स रेट क्या है। ये मार्केट इन्फॉर्मेशन हमें दे दी गई है। और अब आ जाइए कि वैल्यूएशंस बताइए यहाँ पे कौन कौन से मेथड लग सकते हैं। अच्छा जी, मेथड्स अगर हमने जो सवाल पढ़ते हुए देखा है तो जो वैल्यूएशन मेथड यहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं, एक एसेट बेस्ड वैल्यू है, उसने नेट एसेट हमें बताए हुए हैं, गिवन है, वो हमने कैलकुलेट क्या करनी, सिर्फ आइडेंटिफाई करके सामने रख देनी है और उस पर रेलिवेंट से इरेलीवेंट बात कर देनी है कि ये रेलिवेंट है या नहीं है। दूसरा, पी रेशो क्वेश्चन में गिवन है इंडस्ट्री की, तो अर्निंग बेस्ड वैल्यूएशन लगेगी। तीसरा, हमें यहाँ पे उसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट का डाटा दिया गया है और उसमें फ्यूचर ग्रोथ की बात है।
अगले 5 साल क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। तो यहाँ पे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाटा को अज्यूम यूजली कर, उसको आफ्टर टैक्स अज्यूम कर लेते हैं। हम इसको आफ्टर टैक्स कन्वर्ट कर लेते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम कैश फ्लो ही समझ लेते हैं, क्योंकि जनरली ये समझा जाता है इस तरह के डाटा में। जब आप इस तरह के डाटा को लेकर कैश फ्लो में जाते हो तो आपको पता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में हमें डेप्रिसिएशन एड बैक करनी चाहिए असूलन। तो ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है और डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, तो ये कैश फ्लो कैसा हुआ। तो असूल हो तो डेप्रिसिएशन एड बैक होनी चाहिए। लेकिन एक तरफ जब डेप्रिसिएशन एड बैक करते हो और परपेचुटी में बिजनेस को लेकर चल रहे हो, तो सिर्फ डेप्रिसिएशन एड बैक नहीं होती, परपेचुटी में री इन्वेस्टमेंट भी आती है। पुराने एसेट ऑब्सोलीट होते हैं, उनकी जगह नए एसेट भी आते हैं, तो डेप्रिसिएशन एड बैक होती है और री इन्वेस्टमेंट लेस होती है। तो इस तरह के केसेस में एक बड़ी सूटेबल अजम्पशन रहती है कि डेप्रिसिएशन इज अज्यूम्ड इक्वल टू फ्यूचर री इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। तो इस अजम्पशन के बाद आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से टैक्सेशन माइनस कर दो, तो वो आपके पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज बन जाते हैं फॉर वैल्यूएशन पर्पसेस। साथ अजम्पशन नती कर देते हो कि भाई मेरी जो डेप्रिसिएशन है वो फ्यूचर री इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट के बराबर है, तो डेप्रिसिएशन एड बैक करनी थी मैंने और री इन्वेस्टमेंट लेस करनी थी, नेट इफेक्ट जीरो, तो वो दोनों ही मैंने इग्नोर कर दिया। ठीक है, ये कहानी होती है। तो जनाब हमें यहाँ पे जैसे मैंने कहा एसेट बेस्ड वैल्यूएशन गिवन है 36 मिलियन, कैलकुलेट नहीं करना। अर्निंग बेस्ड वैल्यूएशन हमें कैलकुलेट करनी है, इसका हमें अर्निंग यहाँ से ईपीएस यहाँ से बनाएंगे और उससे हम ईपीएस बेस्ड ईपीएस से तो अर्निंग पर वैल्यू पर शेयर निकलेगी। हम तो वैल्यू ऑफ इक्विटी की तरफ जा रहे हैं, बिड प्राइस मांग रहे हैं कंपनी की, तो हमें इसके आफ्टर टैक्स प्रॉफिट्स को हमने मल्टीप्लाई कर देने हैं पी रेशो से, उस पर बात करेंगे। और आखिरी कैश फ्लो बेस्ड है। कैश फ्लो बेस्ड में आप उसने जो हमें प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज में उसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जिक्र किया हुआ है, तो हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ही कैश फ्लो बनाना है, वो मैंने आपको सारी डिस्कशन कर दी। इस पे दो केसेस बनेंगे, एक केस बनेगा 5 साल बाद कांस्टेंट और एक बनेगा 5 साल बाद परपेचुटी ग्रोथ। ठीक है जी, ये दो केसेस हमारे, तो टोटल हम 4 वैल्यूज़ बनाएंगे, एसेट बेस, अर्निंग बेस, कैश फ्लो बेस विद कांस्टेंट कैश फ्लो आफ्टर 5 ईयर, कैश फ्लो बेस्ड विद 3% ग्रोथ आफ्टर 5 ईयर। ठीक है जी, ये हमारी वैल्यूएशन है। तो लेट्स डू द कैलकुलेशंस फर्स्ट और फिर हम बाकी बातें इसकी करते हैं। हम जाएंगे जनाब यहाँ पे और यहाँ पे हम डिस्कशन शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन 1 पे। तो क्वेश्चन 1 में हम मेथड्स सबसे पहले डिसाइड करते हैं। एक मेथड है एसेट बेस्ड वैल्यू, ये प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन है and it is rupees 36 rupees 36। अच्छा जी, दूसरी वैल्यूएशन हमने कहा जी हम अर्निंग बेस्ड लाएंगे। इसके लिए हम वर्किंग 1 बना लेते हैं। मैं इसको ना पहले वैल्यूएशन हम अलहदा कर लेते हैं, अरेंज समरी बना लेते हैं, उसके बाद वर्किंग में हम वैल्यूएशन सारी परफॉर्म कर लेंगे। फिर हम कैश फ्लो बेस्ड लाएंगे जिसमें हम अज्यूम करेंगे कांस्टेंट कैश फ्लोज आफ्टर T5 और फिर हम इसके लिए हमसे वर्किंग 2 बनाते हैं। फिर हम अगेन कैश फ्लो बेस बनाएंगे जिसमें हम अज्यूम करेंगे 3% ग्रोथ आफ्टर T5। अच्छा जी, एक्सप्लेनेशन पार्ट जो उसने कहा, रिकमेंडेशन पार्ट, डिस्कशन पार्ट, वो हम बाद में करते हैं, पहले हम ये कैलकुलेशन पार्ट कर लें। अच्छा जी, हम पहले सबसे जाते हैं वर्किंग 1 के ऊपर। अच्छा जी, वर्किंग 1 में मुझे चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का। मुझे गिवन है क्वेश्चन में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन है मुझे, और क्वेश्चन में क्या मुझे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिली कि कंपनी के पास कोई डेट है। तो मुझे बताया गया है कि न्यू बी कंपनी के पास कोई लायबिलिटी ट्रांसफ़र नहीं हो रही, इसका मतलब ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी है, कोई डेट इसके बाद नहीं है। तो एनीवेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मुझे रुपीज़ इन मिलियन में यहाँ पे जो बताया गया है कंपनी का, वो है जी 1107। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है।
इसमें से मुझे लेस कर देना है टैक्स, जिसका रेट हमें क्वेश्चन में गिवन है जी, टैक्स का रेट 29% है। तो हम टैक्स अगर यहाँ पे लेस करें तो हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर आ जाती है। बेटा डेप्रिसिएशन और रीइन्वेस्टमेंट को नेट करने वाली कहानी की रेपिटेशन हाफिज़ फैज़ान साहब चाह रहे हैं। बेटा मैंने अगर आपको याद हो तो हम किताबों में एक इक्वेशन हमने पढ़ी होती है कहीं ना कहीं, वो इक्वेशन होती है, वो इक्वेशन होती है आपके ऑपरेटिंग फ्री कैश फ्लोज, नॉट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, फ्री कैश फ्लोज आर इक्वल टू अकाउंटिंग डाटा। अगर आपको दिया हो, जैसे उसने यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है, अगर आपको अकाउंटिंग डाटा दिया हो तो उसे फ्री कैश फ्लो बनाने का तरीका होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनटू 1 माइनस टैक्स रेट। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से टैक्स माइनस कर दो, फिर अब प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट में तो डेप्रिसिएशन लेस हुई होती है, तो डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, उसको ऐड बैक किया जाता है, ऐड डेप्रिसिएशन और माइनस री इन्वेस्टमेंट्स। ये एक बेसिक सी इक्वेशन है प्रॉफिट डाटा से फ्री कैश फ्लोज बनाने के लिए, और फ्री कैश फ्लोज को हम डिस्काउंट करके वैल्यू लेते हैं ना, तो ये एक बेसिक सा हमारे पास इक्वेशन होती है। अब इसमें उसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाटा हमें दिया हुआ है, और लेकिन डेप्रिसिएशन और री इन्वेस्टमेंट का जिक्र नहीं है। तो हमने तो भाई कैश फ्लो मेथड पे जाना है, तो हमें इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैश फ्लो बनाने हैं। तो जैसे मैंने इसके लिए फिर आपको जो रिकमेंड किया कि इस तरह के सिनेरियो एग्जाम में हमें कभी कभी आते हैं, जैसे ये हमारे सामने है, इस केस में हम ये अजम्पशन एक्सप्रेस कर देते हैं कि डेप्रिसिएशन इज अज्यूम्ड इक्वल टू री इन्वेस्टमेंट, दस फ्री कैश फ्लोज हमारे इस इन्वेस्टमेंट के बाद हमारे फ्री कैश फ्लोज जो होते हैं वो क्या बन जाते हैं, जब ये बराबर हैं तो ये उड़ गया, तो हमारे फ्री कैश फ्लोज बन जाते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 1 माइनस टैक्स, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस टैक्सेशन, ये हमारे फ्री कैश फ्लोज बन जाते हैं। ठीक है जी। तो ये अजम्पशन जैसे मैंने कहा कि हमारे बहुत से सवालों में, फ्री कैश फ्लो के सवालों में आएगी। इक्वेशन मैंने बता दी, ये इक्वेशन के मुताबिक डाटा है तो ट्रीट करो, और अगर डाटा नहीं है तो इस अजम्पशन के मुताबिक कैश फ्लोज अज्यूम करो ऐसे। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ से जो आता है, अब इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को हमने मल्टीप्लाई करना है विद सूटेबल ईपीएस। अब यहाँ पे जो बेटा जो एग्जामिनर ने एतराज़ भी किया बच्चों के ऊपर कि भाई ईपीएस जो यूज़ करनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। वैसे तो हम सवाल में जाते हैं तो हमें जो गिवन ईपीएस है वो 12 है, गिवन ईपीएस वो 12 है। मैंने इसको, हमने शायद पहले दिन डिस्कशन में भी इस पर बात की थी कि ये ईपीएस एक लिस्टेड कंपनी की है, और हमारी जो कंपनी है ना ये न्यूको, ये एक अनलिस्टेड कंपनी है। पी रेशो का मतलब, कोई मैं आपसे पूछूं कि पी रेशो में बताती क्या है, तो किसी बच्चे को पता है पी रेशो क्या कम्युनिकेट करती है? जी को बता सकता है पी रेशो हमें क्या कम्युनिकेट करती है? किसी कंपनी की पी रेशो, एक कंपनी की पी रेशो से दो कंपनियां मैं उठाऊं, एक कंपनी की पी रेशो 10 है, एक कंपनी की पी रेशो 12 है, ये पी रेशो का डिफरेंस क्या बताता है? कोई बता सकता है? पी रेशो इटसेल्फ क्या बताती है, या पी रेशो कंपैरिजन में क्या बताती है? एनी स्टूडेंट, एनी वॉलंटियर? शेयर के अगेंस्ट कितनी अर्निंग? अब बेटा बीएफडी में पहुंच गए हो, ये कैब वाले बच्चों वाली बातें कर रहे हैं आप। कोई ज़रा अच्छा कुछ पढ़ा लिखा बच्चा यहाँ बैठा है? कैश के अगेंस्ट कितनी अर्निंग? ये 10 रुपये पी रेशो आई कैसे, पता है आपको? ये 10 रुपये पी रेशो आपकी आई है से, मैं डाटा भी ज़ूम कर लेता हूँ, शेयर प्राइस और ईपीएस। तो शेयर प्राइस अगर 1000 है, ईपीएस 100 है, तो यहाँ से आपकी पी रेशो बनती है शेयर प्राइस ओवर ईपीएस। एक और कंपनी कंपैरिजन में देखो, ईपीएस इसकी भी 1000 है, इसकी भी 100 है, सॉरी, इसकी शेयर प्राइस से
1200 है, तो इसकी EPS जो इसकी जो पी रेशो बनती है वो बनती है 12। अब बोलो क्या बता रही है पी रेशो? डाटा आपके सामने है। प्राइस ओवर EPS 10 रुपये, क्या मतलब? प्राइस ओवर EPS 12 रुपये, क्या मतलब? शेयर वैल्यू के अगेंस्ट कितनी अर्निंग, ये तो कहीं पे फिट ही नहीं होता, फार्मूला पढ़ के भी नहीं समझ आती बेटा। एक जो फार्मूला पढ़ के बात समझ आ रही है, जो मैथमेटिक्स सिर्फ फार्मूले को ट्रांसलेट करने वाली बात है कि प्राइस अर्निंग के कितने टाइम है, प्राइस अर्निंग के 10 गुना है, प्राइस अर्निंग के 12 गुना है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन किस काम की? हमारे 1 रुपया शेयर आपको 10 कमा के दे रहा है। 1 रुपये का शेयर 10 कमा के नहीं दे रहा बेटा, 10 रुपये का शेयर 1 रुपया कमा के दे रहा है। उल्टा बोल रहे हो। प्राइस ओवर अर्निंग है। 1000 रुपये के प्राइस के पीछे 100 रुपया कमा रहे हो, 1200 रुपये की प्राइस दे के 100 रुपया कमा रहे हो, तो ये 10 रुपये की इन्वेस्टमेंट के पीछे 1 रुपया कमा रहे हो, या इन्वेस्टमेंट आपकी अर्निंग से 10 गुना है। बट दीज आर नॉट द मीनिंग बेटा। अब यहाँ पे ज़रा लॉजिकली सुन लो ज़रा, ये जो मैं चीज़ हाईलाइट कर रहा था ना पहले दिन कि आप लोगों की नॉलेज बेस कमज़ोर होती है, आप लोगों ने किताबों को पढ़ा नहीं होता। किताबों को पढ़ते हो तो आपकी नॉलेज बेस अच्छी होती है, नॉलेज बेस अच्छी होगी तो सवाल हल कर पाओगे। जैसे अगर आपको EPS का मतलब ही नहीं पता तो यहाँ पे EPS वाला पार्ट आप में से कोई बच्चा ठीक नहीं कर पाएगा। ये पार्ट की डिस्कशन, इस पार्ट में जो नंबर छुपे हैं वो नंबर कोई बच्चा नहीं ले पाएगा, या आप कह लो कि जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो आप लूज़ कर रहे होगे। अब अब यहाँ तवज्जो से बात सुनना मेरी, दोनों शेयर 100 रुपये के हैं, लेकिन एक 100 रुपये कमा रहे हैं, सॉरी, एक शेयर 100 रुपया कमाने वाले शेयर पे इन्वेस्टर उसको 1000 रुपये देने पे तैयार है, दूसरा शेयर जो 100 रुपया कमा रहा है इन्वेस्टर उसके लिए 1200 देने पे तैयार है। तो भाई इस शेयर को मैं इनको नाम भी दे देता हूँ, ये कंपनी A है, ये कंपनी B है। तो कंपनी B में ऐसे क्या सुरखाब के पर लगे हैं कि 100 रुपये अर्निंग के पीछे 1200 रुपये देने पर तैयार हो, और यहाँ पे 100 रुपये की अर्निंग के पीछे 1000 रुपये देने पर तैयार हो। तो अब यहाँ पे ज़रा कॉन्सेप्ट बेटा सुन लेना, ये कहीं ना कहीं बातें आपने सुनी होंगी लेकिन रिटेन नहीं की होती, क्योंकि रिवाइज नहीं होती ना, रिटेन नहीं होती। अर्निंग जो है ये पास्ट है, EPS अकाउंटिंग डाटा है, हिस्ट्री है, और शेयर प्राइस इज पेड फॉर फ्यूचर रिटर्न्स। इसकी अर्निंग भी 100 है, इसकी अर्निंग भी 100 है, मतलब पास्ट दोनों का बराबर था। लेकिन अगर शेयर होल्डर इसके पैसे ज़्यादा देने पे तैयार है तो शायद इसका फ्यूचर, B का फ्यूचर ब्राइट है। प्राइस इज पेड फॉर द फ्यूचर। तो अब हम पी रेशो पे आ जाएं। अगर हम दो कंपनी की पी रेशो कंपेयर करते हैं तो जिस कंपनी की पी रेशो हाई होती है दैट कंपनी रिटेन्स हायर इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। अब उसके पीछे क्या रीजन है? एक रीजन उसके इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर ट्रस्ट, उसके पीछे एक रीजन होती है बेटर एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन फ्यूचर। दूसरी रीजन होती है, इस केस में अगर लेके आए तो बेटर रेपुटेशन। और एक और रीज़न जो यहाँ पे रेलेवेंट बन जाती है, आल्दो मेरी कंपनी न्यू कंपनी जो हम बनाई है वो है ही अनलिस्टेड, लेकिन अगर दो आइडेंटिकल कंपनीज हों, आइडेंटिकल पास्ट आइडेंटिकल फ्यूचर, लेकिन एक कंपनी लिस्टेड है एक कंपनी अनलिस्टेड है, क्या दोनों की वैल्यू पर शेयर बराबर होगी? मार्केट शेयर की बात नहीं करता, मार्केट प्राइस की बात नहीं करता, मार्केट प्राइस तो अनलिस्टेड की होती नहीं है, मैं वैल्यू की बात करता हूँ। एक कंपनी अनलिस्टेड, एक कंपनी लिस्टेड, पास्ट और फ्यूचर दोनों का बराबर है, तो क्या दोनों की वैल्यू पर शेयर बराबर होगी? द आंसर इज नो। जो लिस्टेड है उसकी वैल्यू पर शेयर ज्यादा होगी, क्योंकि दैट विल अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। लिक्विडिटी है उसके साथ रेगुलेटर्स की ज्यादा कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है। तो इसका मतलब सेम बिजनेसेस भी हैं, तो लिस्टेड कंपनी विल हैव मोर हायर कॉन्फिडेंस, मोर वैल्यू, इट विल हैव हायर पी रेशो। तो पी रेशो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, फ्यूचर ग्रोथ, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे अब जो क्वेश्चन, यहाँ पे जो इशू था ना इस सवाल में, वो इशू ये था कि मेरी कंपनी अनलिस्टेड है और मुझे जो डाटा दिया गया है वो एक लिस्टेड कंपनी का दिया गया है। लिस्टेड कंपनी की पी रेशो 12 है, मेरी कंपनी अनलिस्टेड है। हम इस प्रॉक्सी पी रेशो को विदाउट एडजस्टमेंट 12 अपनी कंपनी पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी की पी रेशो है, मेरी अनलिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड कंपनी पे कॉन्फिडेंस अनलिस्टेड कंपनी का कॉन्फिडेंस के मुकाबले में ज्यादा होता है। सो अनलिस्टेड कंपनी के लिए सूटेबल पी रेशो शुड बी एडजस्टेड डाउनवर्ड। 1 पॉइंट ये आपको एक्सप्लेनेशन में बताना था कि हम ये पी रेशो प्रॉक्सी में 12 दी गई है, लेकिन इट शुड बी एडजस्टेड डाउनवर्ड ड्यू टू डिफरेंस इन स्टेटस ऑफ द टू कंपनी। कि पी रेशो मार्केट से उठाई गई है लिस्टेड बिजनेसेस के लिए, हमारी कंपनी अनलिस्टेड है। देन देयर इज अनदर पॉइंट,
दूसरा पॉइंट जो है वो है गियरिंग का। ये जिस बिजनेस इंडस्ट्री एवरेज है उस इंडस्ट्री एवरेज की गियरिंग 25-75 है। मतलब वहाँ पे बिजनेसेस में फाइनेंशियल रिस्क भी एग्जिस्ट करता है। मेरी कंपनी में फाइनेंशियल रिस्क है? द आंसर इज नो। फाइनेंशियल रिस्क की वजह से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस नीचे आता है। मेरी कंपनी, ये कंपैटिटर, ये प्रॉक्सी जिसकी मैं पी रेशो उठा रहा हूँ, इनको कंपेयर करें तो मेरी कंपनी विद रेफरेंस टू गियरिंग रिटेन्स हायर कॉन्फिडेंस। हायर कॉन्फिडेंस का मतलब हायर पी रेशो होने चाहिए। तो एक फैक्टर पॉजिटिव है, एक फैक्टर नेगेटिव है। तो हमें ये बताना है भाई ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, लेकिन हम समझते हैं सूटेबल पी रेशो की एडजस्टमेंट जो है वो 10% डाउनवर्ड एडजस्टमेंट, दो फैक्टर डिस्कस करके फॉर द फैक्टर्स आइडेंटिफाइड। ठीक है जी, ये मैंने काम किया और मैंने ये पॉइंट लिख के मैंने यहाँ पे सूटेबल पी रेशो बनाई। मैं 10 लिखूँ, 12 लिखूँ, 15 लिखूँ, 20 लिखूँ, ये मेरे पे भाई आर्बिट्रेरी है। ये कोई साइंस नहीं है कि 10% की एडजस्टमेंट डाउनवर्ड डालनी है। मुझे एग्जामिनर को सिर्फ दो फैक्टर की डिस्कशन मुझसे चाहिए कि मैंने दो फैक्टर आइडेंटिफाई किए हैं जिनकी बेसिस पे पी रेशो में एडजस्टमेंट आनी चाहिए। अगर मैंने वो फैक्टर आइडेंटिफाई कर लिए हैं तो एग्जामिनर इज ओके, एडजस्टमेंट का क्वांटम इज नॉट रेलिवेंट। तो मैंने यहाँ पे से मैंने कहा जी मैं इस पे 10% की एडजस्टमेंट डालता हूँ। मैं 10% इसलिए चूज़ कर रहा हूँ कि एग्जामिनर ने भी 10% डाली हुई है। हम इसको 12, 18, 20, 25, 5 जो मर्जी डाल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से वैल्यू ऑफ एक्विटी हम ले लेते हैं यूजिंग अर्निंग बेस्ड मॉडल, और वो होता है जी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनटू सूटेबल पी रेशो। लीजिए जी, ये अर्निंग बेस्ड वैल्यू यहाँ से आ गई। अर्निंग बेस्ड वैल्यू के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये थोड़ा सा ओवरस्टेट करती है हमारे वैल्यूज़ को। जब आप एक्विजिशन की तरफ जा रहे हो तो मोस्ट सूटेबल वैल्यूएशन मेथड समझा जाता है वो कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन मेथड होता है, जिसकी तरफ अब हम जाने वाले हैं। अच्छा जी, कैश फ्लो बेस्ड मेथड की तरफ हम चाहते हैं तो हमें वर्किंग टू पहले बनाते हैं, जिसमें हमें 1, 2, 3, 4, 5 5 साल का उसने डाटा दिया मुझे। उसने 5 साल के लिए प्री टर्म जो यूज़ की है वो है जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की टर्म यूज़ की है और मैं ज़ीरो का डाटा भी यहाँ पे ले लेता हूँ, ऑल्दो वो मेरी कैलकुलेशन में नहीं आएगा, लेकिन मैं बेस के लिए ज़ीरो का डाटा ले लेता हूँ। ज़ीरो में उसने बताया है कि भाई ये 1107 का मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और मुझे कहा गया है भाई इसमें जो ग्रोथ आनी है वो आनी है 5 साल के लिए 5%, ग्रोइंग एट 5% फॉर 5 ईयर्स। ठीक है जी, तो जनाब इसमें हम 5% की ग्रोथ डालते हैं, इसमें 5% की ग्रोथ हम ऐसे डालते हैं। ये जी मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनता है अगले 5 साल का, फ्यूचर का। पास्ट इज़ नॉट रेलिवेंट, वो मेरी वैल्यूएशन में नहीं आएगा, वो मैंने सिर्फ बेस के लिए यहाँ पे कैलकुलेट किया, लिखा है यहाँ पे। ठीक है जी, ये मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है अगले 5 साल का। अच्छा जी, अब इस प्रॉफिट में हमने करना क्या है, हमने इस प्रॉफिट में लेस करना है टैक्सेशन। हमें इसमें से लेस करना है टैक्सेशन, और टैक्सेशन का रेट हमें बताया गया है जी 29%। तो 29% के हिसाब से टैक्स अगर हम चार्ज करते हैं यहाँ पे इंटू 0.29, ये हमारे पास बन जाते हैं जी फ्री कैश फ्लोस। और इसके लिए मैं यहाँ पे वो जो मैंने अजम्पशन आपको बताई, हम वो अजम्पशन नीचे लिख देंगे कि हम अज्यूम कर रहे हैं डेप्रिसिएशन और रीइन्वेस्टमेंट बराबर है। उस अजम्पशन के मुताबिक मैं इनको फ्री कैश फ्लो ले रहा हूँ। सॉरी, यहाँ पे ज़ीरो मैंने क्योंकि टैक्स कैलकुलेट कर दिया, ज़ीरो में कुछ नहीं करना। ये है मेरा डाटा। अच्छा जी, और इसको मैं ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे ले आऊँ। ठीक है जी, अच्छा जी, इसके बाद हमें डिस्काउंट टर्मिनल वैल्यू लेनी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अज्यूम क्या किया वर्किंग टू में कि 5 साल के बाद कैश फ्लोज यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएंगे।
और टर्मिनल वैल्यू के बाद हम यहाँ पे फिर सम लगाते हैं। टर्मिनल वैल्यू के साथ डिस्काउंटिंग अगर आपने सीखी हुई है तो उसका तरीकाकार ये रहता है, टर्मिनल वैल्यू के सम लगाते हैं, फिर हम यहाँ पे डिस्काउंट फैक्टर लेके आते हैं। टर्मिनल वैल्यू के लिए भी मुझे डिस्काउंट फैक्टर चाहिए होगा, डिस्काउंट फैक्टर मैं अभी कैलकुलेट करूँगा, उसके लिए मैं वर्किंग 2.1 कर रहा हूँगा। फिर यहाँ पे हम पीवी लेंगे और फिर हम वैल्यू ऑफ इक्विटी ले लेंगे। अच्छा जी, अब डिस्काउंट फैक्टर के लिए वर्किंग 2.1 पे आ जाइए। यहाँ पे हमारी बात हो चुकी है कि हमारी कंपनी ऑल इक्विटी फाइनेंस है और मुझे बिज़नेस में जो डाटा दिया गया है कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए वो यहाँ पे है कैपम। मुझे आरएम अवेलेबल है, मुझे इंडस्ट्री बीटा इक्विटी बीटा अवेलेबल है विद गेयरिंग। मेरी कंपनी ऑल इक्विटी फाइनेंस है तो मैं इंडस्ट्री बीटा को अनगेयर करूंगा, एसेट बीटा बनाऊंगा, एसेट बीटा को कैपम में डालूंगा, मेरे पास ऑल इक्विटी फाइनेंस की केयू आ जाएगी। मेरे कैश फ्लोज ऑल कैश फ्लोज टू इक्विटी इन्वेस्टर हैं, उनको मैं केयू पे डिस्काउंट करूंगा, मुझे डायरेक्ट वैल्यू ऑफ इक्विटी वहाँ से मिलने वाली है। तो जनाब ये डाटा है, इस डाटा को लेके अब हम अपना डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट करने जाते हैं। तो सबसे पहले हम बीटा एसेट कैलकुलेट करते हैं। बीटा एसेट की कैलकुलेशन होती है जी बीटा इक्विटी। बीटा इक्विटी है मेरे पास जी 0.52। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हम देखते हैं ई 75 डिवाइडेड विद ई 75 प्लस डी इंटू 1 माइनस डी इज़ 25 इंटू 1 माइनस टी मतलब 0.71। और यहाँ पे मैं अगर इसको क्लोज़ कर लूँ तो मुझे लगता है मुझे बीटा एसेट यहाँ से मिलना चाहिए। ये 0.42 मेरा बीटा एसेट है। लेट मी साथ साथ वेरीफाई करता जाऊँ। बिल्कुल जी, क्योंकि बच्चा मेरे पास कोई है नहीं तो नॉर्मली बच्चे वेरीफाई कर देते हैं। इसको मैं पहले यहाँ पे एज अ फैक्टर लिख देता हूँ और फिर इसको मैं नीचे यहाँ पे कॉपी करके इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है जी, ये मेरा बीटा एसेट आ गया। इसके बाद यूजिंग कैपम डिस्काउंट रेट इज़, इसकी हम यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा देते हैं। आरएफ हमारा है जी 12% प्लस आरएम 21 माइनस आरएफ 12 इंटू बीटा 0.42। इसको लेके हम यहाँ से अगेन कॉपी करते हैं और इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और पेस्टिंग में एक जो इसमें गलती है फार्मूला में टाइपो, मैंने स्पेस डाली पे, स्पेस मुझे हटानी है। ये लीजिए जी, और ये भी स्पेस है, ये भी हटानी है। और लीजिए मेरी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 15.78% मेरा डिस्काउंट रेट आ जाता है, जिसको मैं चाहूँ तो राउंड ऑफ भी कर सकता हूँ, कोई ना भी करें तो हर्ज नहीं, मैंने फैक्टर एक्सेल पे ही कैलकुलेट करने हैं। तो 15.78% मेरा डिस्काउंट रेट है जनाब। यहाँ पे 15.78% मेरा डिस्काउंट रेट है। अब इसके हिसाब से मैं यहाँ पे टर्मिनल वैल्यू पहले ले लें भाई, हमें टर्मिनल वैल्यू लेनी थी। टर्मिनल वैल्यू मुझे कैसे शो करनी है, इसकी मैं वर्किंग यहाँ पे दिखा देता हूँ। टर्मिनल वैल्यू मेरी आएगी 1003.12 डिवाइडेड विद 0.1578 मेरा जो डिस्काउंट फैक्टर था। ठीक है जी, ये टर्मिनल वैल्यू है मेरी। और इसकी कैलकुलेशन मैं यहाँ पे अगर शो करूँ तो दिस डिवाइडेड विद डिस्काउंटिंग इन परपेचुटी है ना टर्मिनल वैल्यू। लीजिए जी, ये मेरे पास टर्मिनल वैल्यू आ गई। इसके बाद डिस्काउंट फैक्टर लेने हैं, तो डिस्काउंट फैक्टर हमारा पहला होगा 1 डिवाइडेड विद 1 प्लस, ये मेरा पहला डिस्काउंट फैक्टर आ गया। इसके बाद दिस डिवाइडेड विद 1 प्लस
परसेंटेज के लिए मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ जनाब। तो लीजिए जी, ये हमारे पास फैक्टर आ गए, ये फैक्टर हैं। और ये क्या हो गया, मैंने इसको लॉक नहीं किया, ये लीजिए यहाँ पे डॉलर से लॉक कर देते हैं। अरे क्यों नहीं कर रहा भाई लॉक, लॉक किधर करना है, लॉक करना है यहाँ पे, डॉलर, इसको नहीं करना था। अच्छा जी, अब पीवी ले लेते हैं। और इसकी सम ले लेते हैं। लीजिए जी, ये मेरे पास वैल्यूएशन आ गई फ्री कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन वर्किंग टू से पीवी ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी, जहाँ पे मैंने टर्मिनल वैल्यू के लिए ग्रो कांस्टेंट कैश फ्लोज लिए। लीजिए जी, ये यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू भी हल होगी। तो एनी क्वेश्चन, किसी बच्चे को यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए इस कैलकुलेशन में, कोई बात समझ नहीं आई तो पूछिए। अच्छा जी, अब मुझे वर्किंग 3 बनानी है। वर्किंग 3 बनानी मेरे लिए बड़ी कन्वीनियंट रहेगा। मैंने वर्किंग 2 को ही कॉपी करना है, उठाना है यहाँ से, और इसी को लेके मैंने वर्किंग 3 बना देनी है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो यहीं से आनी है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी मैं यहाँ पे अगर एंटर कर दूँ तो 15.78% है, 15.78% वर्किंग 2.1 से। तो यहाँ पे वही कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15.78 ही रहेगी इस पार्ट में भी। लेकिन अब ये हमारी वर्किंग नंबर 3 है, ठीक है जी। इसमें ये चीज़ तो नहीं बदलनी, ऐसा ही है। बदलना है तो सिर्फ आपकी टर्मिनल वैल्यू आपकी बदलने वाली है, क्योंकि अब उसने कहा टर्मिनल वैल्यू में आप 3% ग्रोथ लीजिए। तो ग्रोथ के साथ जब हमने प्रेजेंट वैल्यू लेनी होती है तो उसका फार्मूला क्या होता है जी, वो रहा यहाँ पे आप देख लीजिए। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन बना देता हूँ आपको। आप लेते हो B1 ओवर के माइनस जी, ये ग्रोथ वाली है ना, तो इंटू 1.03, और नीचे जो डिस्काउंट रेट है इसमें से भी -0.03, ये जी कंपोनेंट है जिससे हमारी टर्मिनल वैल्यू निकलेगी। तो यही कंपोनेंट को अगर मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँ इक्वल साइन के साथ, तो मेरी कहानी पूरी हो जाएगी। लीजिए जी, सारी बात कंप्लीट भी हो गई। ठक कर गड़बड़ हो गई, ये ज़्यादा ही ऊपर चले गए हम। डिस्काउंट रेट हमारा कहाँ है, ये डिस्काउंट रेट गलत है ना, डिस्काउंटिंग हमारी गलत है। इसको मुझे यहाँ से पेस्ट स्पेशल कर देता हूँ मैं, क्योंकि मैंने वो लिंक लगाया हुआ था, लिंक की वैल्यू ऊपर रहेगी। तो डिस्काउंट फैक्टर को मैं यहाँ से पेस्ट स्पेशल करता हूँ। ये जनाब, ये मुझे नहीं पता पेस्ट स्पेशल की ऑप्शन आपके पास एग्ज़ाम में अवेलेबल होती नहीं होती, उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी कहा आपको यूज़ टू होना है। यहाँ से मैं वैल्यूज़ किया और लीजिए जी, ये मेरे पास वैल्यू आ गई इस केस की भी। तो इसको अब हम लिंक कर देते हैं अपने यहाँ पे जाके। लीजिए जी, हमारे पास रेंज ऑफ वैल्यूज़ कंप्लीट हो गई हैं। अब इसकी जो पार्ट है, अप्लाई अप्रोप्रिएट वैल्यूएशन टेक्निक्स टू रिकमेंड अ प्राइस फॉर द सेल ऑफ द न्यू को, यू शुड इंक्लूड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ योर अप्रोच एज पार्ट ऑफ योर आंसर। अप्रोच जो आपने ली उसके लिए आंसर में उसको भी डिस्कस करें। तो जनाब, यहाँ पे एसेट बेस को हम टोटली रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि ये कंसल्टिंग बेस्ड बिजनेस है, कोई फैक्ट्री नहीं है जिसमें मशीनरी बिल्डिंग प्लांट लगा हुआ है। तो इसमें जो कंसल्टिंग बेस्ड बिजनेस होता है, इसके जो मेन एसेट होते हैं इंटेंजिबल है, वो ह्यूमन स्किल्स है, वो रेपुटेशन है, वो गुडविल है, जिसको यहाँ पे लिया ही नहीं गया। जो फिजिकल एसेट और लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र की है, नेट एसेट, उनकी बात की जा रही है। तो ये तो टोटल 36 मिलियन टोटली इरेलीवेंट है। ये कमेंट हमें लिखना है, बताना है। हमने यहाँ पे वैल्यू की रेंज में इसको शामिल किया, लेकिन हमारे हिसाब से ये वैल्यूएशन के लिए इरेलीवेंट वैल्यू है। अर्निंग बेस्ड हम कहेंगे जी बिल्कुल हमने ली है, लेकिन इसमें अर्निंग के बारे में हम ये कहते हैं कि जनरली अर्निंग बेस्ड वैल्यूएशन जो है ये मैक्सिमम प्राइस रेंज हायर एंड पे बताती है, जो कि यूजुअली बायर देने पे तैयार नहीं होता। बायर और सेलर का जनरली जो डील हो रही होती है फुल एक्विजिशन के लिए, वो कैश फ्लो बेस्ड मेथड पे होती है, और कैश फ्लो बेस्ड मेथड पे जाते हैं तो हमारी प्राइस रेंज 6000 से 6800 के बीच आ रही है।
तो कैश फ्लो बेस पे हम कहते हैं हमारी प्राइस 6000 से 6800 के बीच में आ रही है। तो अब इसके बीच में बायर और सेलर के बीच में नेगोशिएशन होनी है। हम अगर सेलर के लिए प्राइसिंग कर रहे हैं तो सेलर शुड स्टार्ट अपनी जो नेगोशिएशन है वो 6800 से शुरू करेगा और लोअर एंड पे उसकी 6000 पे एंड होगी। लीस्ट प्राइस उसकी 6000 पे जानी चाहिए। 6800 से सेलर अपनी प्राइस जो बिड डिमांड करेगा, ठीक है जी। अब नेगोशिएशन है वो 6500 पे 400 पे, अगर हमसे कोई एक प्राइस मांगे तो हमारे बिड ट्रेड ले ली 6500 भी लिख सकते हैं कि भाई ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। अगर एक प्राइस की बात करें तो हमारे हिसाब से मुनासिब प्राइस 6500 बनती है, 6400 बनती है, वट एवर यू कैन से इट। तो लीजिए जी, ये 13 नंबर की डिस्कशन होगी सारी। किसी बच्चे के ज़हन में एक डिस्कशन इसके लिहाज से कोई क्वेश्चन, मेरे हिसाब से डिस्कशन का अगर हम मार्किंग स्कीम को देखें तो शायद उसमें हमें को हिंट मिल सके मार्किंग स्कीम में कितने नंबर हैं, न्यूमेरिकल के कितने डिस्कशन के हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए ज़रा, एसेट बेस्ड वैल्यू पे 36 मिलियन और बताना कि इरेलेवेंट है, क्यों? 2 नंबर। इनकम बेस्ड ईपीएस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना, ईपीएस को एडजस्ट करना, कैलकुलेट करना और कमेंट करना, 4 नंबर। इजी मार्क से 4 नंबर। 4 जमा 2 6, 6 में से 4 नंबर ले रहा, कोई मुश्किल नहीं था यहाँ पे। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो अज्यूमिंग नो ग्रोथ, 2 नंबर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो अज्यूमिंग 3% ग्रोथ आफ्टर 5 ईयर्स, 2 नंबर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी की कैलकुलेशन, 2 नंबर। रेंज ऑफ वैल्यू रिकमेंडेशन, ये जो मैंने बात की भाई यहाँ से मिनिमम 6000 मैक्सिमम 6800 ये रेंज है, और अगर कोई एक प्राइस की बात करें तो 6500 अपीयर्स सूटेबल, 1 नंबर इस चीज़ के हैं। तो मुझे लगता है ये 16 में से 13 में से 10 नंबर लेना कोई बड़ी बात नहीं थी यहाँ पे। बहुत ही सिंपल सवाल था। वैल्यूएशन का सवाल जनरली इतना आसान होता नहीं, ये बहुत आसान सवाल था। 13 नंबर यहाँ पे आ गए। इसके बाद आ जाती है जी आपकी पार्ट बी की बारी। पार्ट बी पे हम जब जाते हैं तो किधर गया पार्ट बी? भाई पार्ट बी तो यहाँ मिलेगा। ये वो कह रहा है जी, इसमें आप बताइए रिस्क्स क्या हैं। आपके जो 2 बायर हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं, एक बायर आपका कंपैटिटर है और एक बायर आपका मैनेजमेंट है। रिस्क क्या है इनमें और उन रिस्क को मिटिगेट कैसे किया जा सकता है। कंपैटिटर की बात करें तो कंपैटिटर से रिस्क ये है कि आपने उसे इंफॉर्मेशन शेयर की है, वो आप हो सकता है आपका उससे सौदा ना हो, और वो उस इंफॉर्मेशन से आपकी जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है उसको हासिल करके आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचाए। एक ये रिस्क है, वो इंफॉर्मेशन को यूज़ करके नुकसान पहुंचा सकता है। और दूसरा रिस्क इसमें क्या बनता है कि वो उस इंफॉर्मेशन की बेस पे आपके की टीम मेंबर आइडेंटिफाई कर सकता है, की क्लाइंट आइडेंटिफाई कर सकता है, और वो आपसे सौदा ना बने, वो जाके आपके क्लाइंट्स और एम्प्लॉयज़ को तोड़ ले। ठीक है जी। सो आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो मिसयूज़ हो सकती है, और आपके एम्प्लॉयज़ और क्लाइंट को वो जो वर्ड यूज़ होता है पोचिंग, उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। उनकी टर्म्स उसको पता लगी, वो उनको वैल्यू उनको पता लगी, तो वो अच्छी टर्म पे उनको ले सकता है और कस्टमर को कंपेटिटिव टर्म ऑफर करके तोड़ सकता है। हल क्या है? एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट तगड़ा साइन करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन हम देंगे आप किसी से शेयर नहीं करेंगे और उसको मिसयूज़ नहीं करेंगे। और नॉन पोचिंग एग्रीमेंट, नॉन सोलिसिटेशन एग्रीमेंट करेंगे, ना हमारे कस्टमर को अप्रोच करेंगे, ना हमारे एम्प्लॉयज़ को अप्रोच करेंगे। ये अपने प्री डील एग्रीमेंट में ये चीज़ इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले डालें। ये हमें डालनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। ये आपके लिए भी लर्निंग है, आप भी कल को किसी इस तरह का एक्विजिशन डील का हिस्सा बनोगे इंशाअल्लाह, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डालनी चाहिए। इन हाउस बात करें मैनेजमेंट बायआउट की, तो उसमें एक रिस्क क्या है कि मैनेजमेंट बायआउट ने वेंचर कैपिटलिस्ट से बात करनी है, आप इनसे सौदा कर लो और उनका वेंचर कैपिटलिस्ट से बात ही नहीं बने फाइनेंसिंग की, दिस इज़ द रिस्क। तो उसके लिए आप उनसे कमिटमेंट ले सकते हो कि आपकी फाइनेंसिंग अरेंजमेंट सर्टन हो चुकी है, तभी उनसे नेगोशिएशन में एंटर हो। अदरवाइज़ आप नेगोशिएशन में एंटर होगे, आपकी एफर्ट्स ज़ाया हो जाएगी। अगर उनकी फाइनेंसिंग अरेंजमेंट ना हो तो रिस्क मिटिगेट करने का तरीका है, आप उनसे बिफोर एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट ये अंडरटेकिंग लें, ये प्रॉमिस लें कि फाइनेंस वो अरेंज कर चुके हैं, फाइनेंसर से उनकी बातें हो चुकी हैं। और एक दूसरी इन्फॉर्मेशन है कि आप उनसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर लें, इन हाउस इन्फॉर्मेशन शेयर करें, उनसे आपका सौदा ना हो और वो इन्फॉर्मेशन आपको ब्लैकमेल करने के लिए सौदे में या सौदे के बाद ना होने की सूरत में बाद में आपको ब्लैकमेल करने में इस्तेमाल करें। तो अगेन यहाँ पे भी वो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट इस तरह की बातें आप उसमें एग्रीमेंट में डाल सकते हैं, जिससे ये चीज़ें कवर कर सकते हैं।
बेटा आपने फिर सवाल पूछा इस तरह की थ्योरी किधर से प्रिपेयर करते हैं, तो बेटा इस तरह की थ्योरी, आपको इस तरह की थ्योरी आनी है, ये तो पता ही नहीं किस तरह की थ्योरी आनी है। थ्योरी कैसे प्रिपेयर करते हैं, इस पर हमारी पहले दिन बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई थी। थ्योरी प्रिपेयर करने के लिए आपको एक अच्छी आदत चाहिए, और वो अच्छी आदत है रेगुलर एंड कंप्रीहेंसिव रीडिंग ऑफ टेक्स्ट बुक। आपको थॉरोली टेक्स्ट बुक पढ़ने की आदत डालनी है। वो आई कैप की ले लीजिए, बहुत अच्छी किताब है, उसको पढ़िए। इस तरह की बातें, आपका जहन खुलता है। जब जहन खुलता है तो जहन किताबें पढ़ के तो इस तरह की बातें आपके जहन में खुद ब खुद आएंगी। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को यू स्टार्ट पुटिंग योर सेल्फ इन द शूज़ ऑफ बायर, इन द शूज़ ऑफ सेलर। उस शूज़ में डाल के सोचने की कोशिश करो कि मैं बायर हूँ, मैं सेलर हूँ, तो मसले क्या हो सकते हैं, प्रॉब्लम क्या हो सकती हैं। तो किताबें जब पढ़ी होंगी, हमारे दिमाग में वो नॉलेज हमारे पास अवेलेबल होगा, तो उस नॉलेज की बेस पे, किताबों की बेस पे हम इस तरह के सवालों को एड्रेस कर सकेंगे। ठीक है। तो और एक आदत अपनाओ कि आप पास पेपर क्वेश्चन जब भी करो, कोशिश करो उसके थ्योरेटिकल पार्ट के आंसर लिख के प्रैक्टिस करो। ये हमारी बड़ी डिटेल डिस्कशन डे 1 के लेक्चर में हुई थी कि हम थ्योरी को कैसे तैयार कर सकते हैं। इस सवाल को तो हमें रट्टे का कोई फ़ायदा नहीं ना, हमें ये सवाल थोड़ी आना है। हमें तो नया सवाल, नया सिनेरियो, नए एस्पेक्ट लिखने को दिए जाएंगे। ठीक है जी। तो ये सवाल भी, जैसे मैंने कहा, 19 नंबर का सवाल था। मेरे हिसाब से पहले पार्ट में 13 में से 10, दूसरे पार्ट में मैं कहता हूँ 6 में से 2 भी ले लो। तो मैं कहता हूँ चलो बाकी भी कम कर दो, तो 19 में से 10 नंबर इसमें भी कहेंगे कि इतना आसान सवाल था। तो हम अगर मार्किंग की जो जाते हैं, जो अपने ग्रेडिंग हम करते जा रहे थे यहाँ पे जाके, तो बड़े आसानी से हम यहाँ पे 10 नंबर लेते हैं। और जब यहाँ पे 10 नंबर लेते हैं तो हमारा टोटल बनता है भाई कितना, लीजिए जी 66, विच इज़ वेरी सेफ़। और मैं अगर इसको फाइनली कंपेयर करूं हमारे स्टूडेंट परफॉर्मेंस के साथ, मैंने तो इसमें कोई सवाल मुझे ऐसा नज़र नहीं आया जिसमें आप फेल होते हो। लेकिन आप जब स्टूडेंट परफॉर्मेंस देखते हैं तो स्टूडेंट परफॉर्मेंस बड़ी अलार्मिंग है। क्वेश्चन नंबर 1 अभी हम जो करके हटे हैं बिजनेस वैल्यूएशन का, इसमें सिर्फ 13% बच्चा पास हो रहा है। मतलब 19 में से 8.5 बिलो 8.5 87% बचा है। मतलब विच इज़ वेरी अलार्मिंग साइन कि इस एरिया पे किसी बच्चे ने फ्री कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन, अर्निंग बेस्ड वैल्यूएशन, एसेट बेस्ड वैल्यूएशन, ये सिर्फ वैल्यूएशन ही कर लेते हो तो पास हो जाते हो, वो भी नहीं कर सका बच्चा। अलार्मिंग बात है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने कल किया था पोर्टफोलियो थ्योरी पे, सिंपल स्टैटिस्टिक्स का सवाल है। 21% बच्चा पास है। मेरे हिसाब से यहाँ पे तो 55-60% बच्चों को पास होना चाहिए था। वेरी अलार्मिंग थिंग। फॉरेन करेंसी में यूजुअली बच्चा अच्छा करता है, इसने अच्छा किया। क्वेश्चन नंबर 4 में अच्छा करता है, 48% बहुत अच्छा किया। क्वेश्चन नंबर 5 फिर अलार्मिंग है। अब एपीवी का सवाल है, बेसिक्स का सवाल था, इसमें सिर्फ 32% बच्चा पास हो रहा है। ये भी 48-50% बच्चा पास होना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि शायद ये मानना मुश्किल है कि बच्चों के पास नॉलेज, रिक्वायर्ड नॉलेज नहीं होता। मुझे लगता है कि बच्चों की फेलियर की वजह प्रेशर हैंडलिंग, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन, और सवालों के लिए टाइम ना बच पाना, ये हो जाता है जिसकी वजह से बच्चे इतना पुअरली परफॉर्म करते हैं। तो अगर अपनी एग्जाम टेक्निक्स को, टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स को तरफ फाइन कर लें, शार्प कर लें, तो मुझे लगता है ये रिजल्ट आसानी से इस पेपर में 34 की जगह 44 या 54 तक भी जा सकता था। चले हम ऊपर नहीं जाते, एटलीस्ट 44 तक तो ज़रूर जाता था इसका एवरेज पास रेट, अगर बच्चे थोड़े से सेंसिबली टाइम मैनेजमेंट ले चलते। तो जनाब मेरे पास तो मेरा जो एजेंडा था उसके हिसाब से तो हम आज इसको क्लोज़ कर रहे हैं। कल हमने तकरीबन 40 मिनट्स ओवररन कर लिया था टाइम से, क्योंकि क्वेश्चन शुरू किया था, उसको कंप्लीट करने में टाइम लगा। लेकिन आज हमारा जो एजेंडा था वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कंप्लीट हो चुका है। तो मैं फिर अगर पूछना चाहूँगा आप लोगों के किसी बच्चे के जहन में कोई क्वेश्चन मज़ीद कुछ पूछना चाहते हैं, वी हैव टाइम, आई कैन सपोर्ट यू फर्दर। अगर कुछ पूछना चाहते हैं आप। बेटा इस सवाल का जवाब जो है, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट चैप्टर, इसका सवाल मुझे को 25-30 साल की टीचिंग हिस्ट्री होगी, मैंने कभी जवाब नहीं इसका दिया। क्योंकि जब आप प्रोफेशनल लेवल एग्ज़ाम में हो ना, तो आपके लिए हर चैप्टर अहम है। आपके लिए अहम, क्योंकि जब कोई टीचर बताता है ना तो इसको गैस वर्क समझा जाता है, ये गैस वर्क है। और जब बच्चे को टीचर का गैस मिलता है ना, तो बच्चा उस पर फोकस करता है, और जो गैस में शामिल नहीं है वो इग्नोर करता है। तो प्रोफेशनल एग्जाम में ऐसा नहीं होता, देयर इज़ नो गैस वर्क हियर। आपको क्या टॉपिक अहम है, फ्रीक्वेंसी पास पेपर में पेरेंट्स की बेसिस पे, क्या टॉपिक गैर अहम है, फ्रीक्वेंसी की बेसिस पे बताया जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि एग्जामिनर फलाना देगा और फलाना नहीं देगा। आप एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ो, वहाँ से आपको हिंट मिलता है। जिस टॉपिक में स्टूडेंट पुअरली परफॉर्म कर रहे हैं वो टॉपिक रिपीट हो सकता है। और एक ट्रेंड तो है ही है कि भाई ये हम इस तरह चलते आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे अब और उस टॉपिक में अब मैंने उस दिन भी बात की थी, मैं आपको क्या बताऊँ, सीधे सीधे देखो सवाल होते हैं। मैं आपको लेके जाता हूँ अपनी पहली स्लाइड जो हमने बनाई थी, ये जो स्लाइड थी हमारी। अब देखो इसमें क्या है,
एक रिस्क मैनेजमेंट का सवाल है, 2 इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का सवाल है, एक कैपिटल राशनिंग, एक एपीवी, एक ऑप्टिमल थ्योरी का, एक बिजनेस वैल्यूएशन का। अगली टर्म इससे पिछली में जाओ, 2 इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का सवाल है, एक सेंसिटिविटी पे चला गया और एक में रिप्लेसमेंट एंड फाइनेंसिंग आ गया। एपीवी और राशनिंग था, यहाँ पे चीज़ें बदल गई। अब एग्जामिनर आपकी अटैम्प्ट में क्या देगा, वो दोबारा सेंसिटिविटी दे देगा, रिप्लेसमेंट और फाइनेंसिंग दे देगा, या एपीवी दे देगा, ये बड़ा मुश्किल होता है गेज करना, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपको इतनी बारीकियों में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर एरिया पे तैयार होना चाहिए और कॉन्फिडेंस से एग्जामिनेशन हॉल में जाना चाहिए। आप जब सिलेक्टिव होते हो ना, तो आपकी टांगें काँप रही होती हैं एग्जामिनेशन हॉल में जाते हुए, कभी पेपर क्या है वो आ गया, जो एरियाज मेरे वीक हैं वो आ गए, तो बात मुश्किल हो जाती है। बिजनेस वैल्यूएशन से सवाल आना ही आना है। अब कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन वहाँ पे होनी है, अर्निंग बेस्ड वैल्यूएशन ज़रूर आ जाएगी आपको, ठीक है। कैश फ्लो बेस्ड तो मस्ट है, 99% चांस है कि बिजनेस वैल्यूएशन का सवाल है और कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन ना हो ही नहीं सकता, तो उसमें आपको अप्रोचेज आनी चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट में स्पेसिफिक होना, फॉरेन करेंसी आएगा, इंटरेस्ट रेट आएगा, बड़ा मुश्किल हो जाता है। मार्च में अभी पिछले एग्जाम में हमें करेंसी बेस्ड आया, इंटरेस्ट रेट नहीं था। अगली टाइम में उस लिहाज से देखना तो शायद इंटरेस्ट की प्रॉबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि करेंसी आ नहीं सकता, करेंसी भी आ सकता है भाई। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है बेटा स्पेसिफिक होना, लेकिन ओवरऑल आपको पता है, एक आपको इन्वेस्टमेंट अप्रेजल तगड़ा होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस तगड़ा होना चाहिए, बिजनेस वैल्यूएशन तगड़ा होना चाहिए, फॉरेन करेंसी तगड़े होने चाहिए। ये 4 चैप्टर पूरे के पूरे आपके तगड़े हैं तो आप पास हैं। इन चारों में से कोई एक चैप्टर आपका कमज़ोर है तो आप फारिग है, बीएफडी नहीं आपका पास होता। और चैप्टर तगड़े होने का मतलब मैं जो कहता हूँ कि बुक रीडिंग के साथ, अगर अभी भी बुक नहीं पढ़ी तो एक बार कोशिश करें, एक बार टूटी फूटी किताब पढ़ लें, 2-3 दिन लगा के बीएफडी को रीड थ्रू कर लें, सिर्फ एक दफ़ा पढ़ लें, फिर एक बार फिर 1-2 दिन लगा के रीड थ्रू 2 दफ़ा कर, 2 दफ़ा रीडिंग कर लेंगे अगले 4 हफ्तों में, तो मुझे लगता है कि आपकी तैयारी रीज़नेबली इम्प्रूव हो जाएगी विद रेफरेंस टू थ्योरेटिकल पार्ट एज वेल एज न्यूमेरिकल पार्ट, ठीक है जी। तो अच्छा जी, इसके साथ मेरी तरफ से गुड बाय है। आई एम नॉट श्योर इस वक्त हमारे पास जो कोई मैनेजमेंट का मेंबर इस वक्त अवेलेबल है टू टेक ओवर फ्रॉम मी। मैं अपनी तरफ से इस चीज़ को क्लोज़ करना चाह रहा हूँ, तो बाकी अगर कोई मेंबर आपसे कोई बात करना चाहेगा तो आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क तो देना चाहेंगे, दे देंगे। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ एंड वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।